हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही ऊपर आप आई बटन में क्लिक कर कर भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे वीपी मेनन और सरदार पटेल की कोशिशों से जोधपुर रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ। लेकिन भारत को संपूर्ण भारत बनाने के लिए अभी भी देश की कई बड़ी रियासतों का देश में विलीनीकरण होना बाकी था, जिनमें से प्रमुख थी जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आज हम सिर्फ 3 रियासतों के विलीनीकरण की कहानी जानेंगे कि कैसे जूनागढ़, भोपाल और हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी कहानी भारत के पश्चिम में बसी एक ऐसी रियासत से शुरू होती है जिनके नवाब को अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा प्यार अपने जानवरों और अपने नाच गाने से था। बात अजीब है पर सच है, और किसी ने सही कहा है, शौक बड़ी चीज़ है। और शायद इन्हीं नवाब साहब को देखकर कहने वाले ने ये बात कही होगी। खैर, ये कहानी है भारत के पश्चिम में बसी आज के गुजरात के एक शहर और आज़ादी के पहले की एक बड़ी रियासत जूनागढ़ की। दिन था 17 अगस्त 1947। आज़ादी के 2 दिन बाद भारत के अखबारों में खबर आती है कि जूनागढ़ ने सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करके पाकिस्तान में विलय होने का फैसला किया है और इसी के साथ पाकिस्तान में मिलने का ऐलान भी करती है। मतलब जूनागढ़ की 3,337 स्क्वायर मील की ज़मीन अब पाकिस्तान के हिस्से में होगी। और इन सब के पीछे थे जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान। इन्होंने लैप्स ऑफ पैरामोनेंसी का खूब फ़ायदा उठाया और देश को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जूनागढ़ के इस फैसले ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को परेशान कर दिया। 17 सितंबर 1947 को कैबिनेट की मीटिंग तय हुई, लेकिन उससे पहले माउंटबेटन ने सरदार पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू को अपने पास मिलने बुलाया। माउंटबेटन ने कहा, जूनागढ़ को पाकिस्तान ने मोहरा बनाया है और ये जिन्ना का जाल है, और जिन्ना जूनागढ़ के जरिए भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने माउंटबेटन से पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए जूनागढ़ के ऊपर सेना की कार्रवाई करने को कहा और कहा कि हमें पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना इसकी कीमत हमें जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में भी चुकानी पड़ सकती है। माउंटबेटन ने कहा, इस तरह से हम जिन्ना के जाल में फंस जाएंगे। माउंटबेटन का मानना था, अगर हम जूनागढ़ पर यह कहकर हमला करें कि जूनागढ़ में हिंदू बहुसंख्यक हैं और वहाँ के नवाब पाकिस्तान में जाने का फैसला नहीं कर सकते, तो जिन्ना कश्मीर के मामले में यह कह सकता था कि कश्मीर के राजा तो हिंदू हैं लेकिन जनता मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। सरदार पटेल ने माउंटबेटन का मशवरा मान लिया, लेकिन जूनागढ़ की चारों तरफ से घेराबंदी करने का सुझाव दिया, लेकिन माउंटबेटन ने उस सुझाव से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की सलाह से वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया। भेजने का मकसद था जूनागढ़ के फैसले के पीछे किसका हाथ है ये पता करना, नवाब या उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनज़ीर भुट्टो के दादा हैं। वीपी मेनन जूनागढ़ जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात शाहनवाज भुट्टो से होती है। वो नवाब से मिलने के लिए बोलते हैं, पर शाहनवाज भुट्टो नवाब की बीमारी का बहाना बनाकर वीपी मेनन को नवाब से नहीं मिलने देते। तब वीपी मेनन नवाबजादे से मिलने के लिए कहते हैं और शाहनवाज भुट्टो उसके लिए भी मना कर देते हैं। वीपी मेनन समझ जाते हैं कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के पीछे शाहनवाज भुट्टो का बड़ा हाथ है, लेकिन वीपी मेनन जूनागढ़ से खाली हाथ नहीं लौटते। वो अपने साथ जूनागढ़ की 2 छोटी जागीर मंगरोल और बावड़िया बाड़ को भारत में शामिल कर लेते हैं। जवाब में जूनागढ़ के नवाब दोनों जागीरों पर अपनी फौज भेज देते हैं और मंगरोल और बावड़िया बाड़ दबाव में आकर भारत के साथ एक्सेशन कैंसिल कर देती हैं। 22 सितंबर 1947 को मीटिंग होती है, जिसमें सरदार पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन होते हैं। सरदार पटेल कहते हैं, नवाब ने भारत के ऊपर हमला किया है और अब हमें जूनागढ़ पर हमला कर देना चाहिए। ये एक एक्ट ऑफ अग्रेशन है। जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से कहा, अगर आप हाँ कहें तो हम अपने कमांडर इन चीफ को जूनागढ़ भेज दें और उसकी घेराबंदी कर दें। 24 सितंबर को जूनागढ़ की घेराबंदी शुरू हो जाती है, लेकिन माउंटबेटन सैनिक कार्रवाई से मना कर देते हैं और मामले को यूनाइटेड नेशन ले जाने का सुझाव देते हैं। सरदार पटेल कहते हैं, दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए हम यूएनओ क्यों जाएं? पाकिस्तान ने जूनागढ़ के जरिए हम पर जंग थोपी है और हमें इसका सख्ती से जवाब देना चाहिए। सरदार पटेल माउंटबेटन की बात नहीं मानते और जूनागढ़ की घेराबंदी कर देते हैं।
घबराकर जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान भाग जाते हैं। नवाब साहब भागते भागते अपने बीवी और बच्चों को तो यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ अपना कुत्ता ले जाना नहीं भूलते हैं। जूनागढ़ अब शाहनवाज भुट्टो के हाथ था। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। 7 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ को भारत से जोड़ने की पेशकश कर दी। फरवरी में जनसंघ होता है, जिसमें भारत के पक्ष में 1,19,000 वोट पड़ते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91, और इस तरह जूनागढ़ का भारत में विलीनीकरण हो जाता है। जूनागढ़ के भारत में विलीनीकरण के बाद आज़ाद भारत की केवल 3 रियासतें भोपाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का भारत में विलीनीकरण होना बाकी था। और अब हम बात करेंगे भोपाल रियासत की, जिसके नवाब हमीदुल्ला खान थे, जिनके सपने और मंसूबे कुछ और ही थे। वो भोपाल को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, या फिर कुछ आज़ाद रियासतों के साथ मिलकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाना चाहते थे। हमीदुल्ला खान जिन्ना और माउंटबेटन के काफ़ी करीबी थे। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान से विलय करने की शर्त पर पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनने तक कह दिया था। नवाब इसके लिए तैयार भी हो गए थे, पर वो भोपाल किसके भरोसे छोड़ते। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी आबिदा खान से बात की और उन्हें भोपाल की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया और हमीदुल्ला खान का ये प्लान फेल हो गया। आज़ादी के 4 दिन पहले माउंटबेटन ने हमीदुल्ला खान को खत लिखा और कहा, तुम मुझे भारत के साथ एक्सेशन के कागज़ों पर साइन कर कर भेज दो, उन्हें मैं अपने पास रख लूँगा और रियासतों के मंत्रालयों को भी नहीं दूंगा। तुम अपना फैसला 25 तारीख तक कर लेना, और अगर तुम्हें भारत में शामिल ना होना हो तो मैं वो कागज़ तुम्हें वापस कर दूंगा। माउंटबेटन का ये फैसला भारत सरकार के खिलाफ हो सकता था। उनके इस खत ने नवाब को पाकिस्तान से जुड़ने का मौका दे दिया था। नवाब ने अपने सपनों को पूरी करने की तमाम कोशिशें की, पर वो असफल रहे। भोपाल भारत की आज़ादी के 2 साल बाद तक आज़ाद रहा और नवाब ने भारत की आज़ादी के बाद भोपाल में कभी तिरंगा नहीं फहराने दिया और ना ही नवाब खुद सरकार के किसी जश्न में शामिल हुए। भोपाल में विलीनीकरण के लिए विरोध होना शुरू हो गए थे और साथ ही सरदार पटेल ने भी नवाब को चेतावनी दे दी थी कि अब भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता और भोपाल को भारत का हिस्सा बनना ही होगा। आखिरकार नवाब ने अपनी हार मान ली और 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए और जून 1 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। अब सरकार के सामने हैदराबाद को भारत में मिलाने की चुनौती थी, जो देश की सबसे बड़ी रियासत थी, लगभग ग्रेट ब्रिटेन जितनी, जिसमें आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल थे। हैदराबाद का रुख बाकी सब रियासतों की अपेक्षा बहुत ही सख्त था और हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली बहादुर, वैसे इनका असली नाम काफ़ी बड़ा है, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, यक्क परंपील पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर ने साफ कह दिया था कि वो भारत के साथ किसी भी हालात में नहीं जुड़ेंगे। और निज़ाम के करीबी कासिम रिजवी का रुख और सख्त था। दिल्ली में कासिम रिजवी और सरदार पटेल की मुलाकात होती है, जिसमें रिजवी सरदार को चेतावनी दे देते हैं और कहते हैं हैदराबाद को भारत में मिलाने का ख्वाब छोड़ दें। हैदराबाद एक आज़ाद रियासत है और रहेगी, और कुछ वक्त बाद हैदराबाद की सरहदें दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में लाल किले तक मिलेंगी, और अगर भारत सरकार ने कोई चाल चली तो इसका खामियाजा हैदराबाद में रह रहे हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। कासिम रिजवी एक अपराधी था जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता था, और इसने रजाकार नामक एक हथियारबंद संगठन भी तैयार किया हुआ था जो हैदराबाद में हिंदुओं के साथ लूट, रेप, हत्या जैसी बर्बरताओं को अंजाम दे रहा था। जैसे तैसे हैदराबाद और भारत के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें आज़ादी के 1 साल तक जैसी की तैसी स्थिति रहने को कहा गया। इसी बीच हैदराबाद ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए भी उधार दे दिए और पाकिस्तान से हैदराबाद हथियार आने की खबरें भी आने लगीं। 15 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू और हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली की मुलाकात होती है। लायक अली ने कहा भारत से मिलना उनका विकल्प नहीं है। 16 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल और लायक अली की मुलाकात होती है। सरदार हैदराबाद की बातों से सहमत नहीं थे और वो आज़ाद हैदराबाद के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने कहा निज़ाम से पूछिए वो चाहते क्या हैं, उसके ऊपर ही हमारी सरकार फैसला लेगी। 8 महीने बीत चुके थे पर कोई हल नहीं निकल रहा था।
12 अप्रैल 1948 को निज़ाम ने माउंटबेटन को खत लिखा और कहा हैदराबाद के शासक और उनकी प्रजा का रिश्ता उनका अंदरूनी मामला है और भारत सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। माउंटबेटन भारत से जाने से पहले ये मसला सुलझा लेना चाहते थे। उनकी कोशिशों से भारत सरकार ने हैदराबाद को कुछ रियायतें दे दी थी जो किसी और रियासत को नहीं दी गई थी। हैदराबाद को लगभग एक आज़ाद मुल्क जैसा ही दर्जा मिल गया था, जिसमें उसे अपना कानून बनाने, 30,000 तक अपनी फौज रखने की छूट थी। केवल आंतरिक इमरजेंसी की हालत में ही भारतीय फौज हैदराबाद दाखिल हो सकती थी। माउंटबेटन की समझाइश पर सरदार पटेल भी राजी हो जाते हैं। इस फैसले के बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की आलोचना भी बहुत होती है। इस समझौते पर अब बस निज़ाम के दस्तखत होना बाकी रह जाते हैं, लेकिन निज़ाम इस समझौते से मना कर देते हैं और लायक अली नेहरू को इस मामले में यूनाइटेड नेशन ले जाने तक की धमकी दे देते हैं। अब सरकार के पास सैनिक कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 10 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने निज़ाम को खत लिखा और भारत में शामिल होने का आखिरी मौका दिया। निज़ाम ने सरदार पटेल की बातों को ठुकरा दिया। जवाब में भारतीय सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया। 5 दिन युद्ध चलता रहा और आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने रेडियो पर आकर भारत से विलीनीकरण का ऐलान कर दिया और देरी के लिए माफ़ी भी मांगी। निज़ाम की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया और इस तरह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत का भारत में विलीनीकरण हो गया। अगर सरदार पटेल की कोशिश और कड़े फैसलों की बदौलत हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता तो शायद आज भारत के बीचों बीच एक अलग ही देश होता, या यूँ कहें कि कासिम रिजवी जैसों ने उस भारत के बीचों बीच एक अलग पाकिस्तान बना दिया होता। खैर, भारत के विलीनीकरण की अभी एक और कहानी बाकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भारत से विलीनीकरण होना है। वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।